तो हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट की। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं, सारे पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। देखो जो लोकसभा और राज्यसभा है, पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, इनमें जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ये आइडेंटिकल है, मतलब सिमिलर है, कुछ जगहों पे डिफरेंस है, मनी बिल वगैरह के केस में वो भी देखेंगे। तो हर एक बिल को सेम स्टेज से पास होना होता है ईच हाउस में, और इसके बाद फिर ये एक्ट या लॉ बन जाता है। पार्लियामेंट में दो तरह के बिल लाए जाते हैं, एक होता है पब्लिक बिल और दूसरा होता है प्राइवेट बिल। देखो जो पब्लिक बिल है ना, इसे हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं, और जो प्राइवेट बिल है इसको प्राइवेट मेंबर बिल्स भी कह सकते हैं। तो सेम तरीके का प्रोसीजर है, बट कुछ डिफरेंसेस भी इनका देखने को मिलता है। कैसे वो समझते हैं। पहली बात तो आपने ये समझनी है कि दो तरह के बिल होते हैं, एक पब्लिक बिल, दूसरा प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल जो है ये गवर्नमेंट बिल होती है, और जो प्राइवेट बिल है उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। उनके कंटेंट के अकॉर्डिंग बिल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जैसे ओरिजिनल बिल हो सकती है जिसमें न्यू प्रपोजल वगैरह देखने को मिल सकते हैं, अमेंडिंग बिल हो सकती है, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल लाई जा रही है, कॉन्सोलिडेटिंग बिल हो सकते हैं जिनमें एग्जिस्टिंग लॉ को जोड़ा जाए, एक्सपायरिंग लॉज हो सकते हैं, रिपीलिंग बिल हो सकते हैं, ऐसे बिल जो एग्जिस्टिंग एक्ट को रिपील करने के लिए लाए जा रहे हों, वैलिडेटिंग बिल हो सकता है ऑर्डिनेंसेस को रिप्लेस करने के लिए बिल लाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो सकता है, मनी एंड फाइनेंस बिल हो सकता है। अब देखो जो हम प्रोसीजर की बात कर ही रहे हैं, तो ऑर्डिनरी बिल क्या है, फाइनेंशियल सब्जेक्ट के अलावा जो मुद्दा है ना वो ऑर्डिनरी बिल है। मनी बिल क्या है, जो फाइनेंशियल मैटर से जुड़ा हुआ है, नाम में ही मनी बिल है, तो मतलब टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह। जबकि जो फाइनेंशियल बिल है ना वो भी फाइनेंशियल मैटर से जुड़ा हुआ है, बट अलग है मनी बिल से। तो एक हो गई मनी बिल, दूसरी होगी फाइनेंशियल बिल, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम समझेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आप तो समझ ही रहे हो, नाम से ही समझ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए जो बिल लाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। पहली चीज आपने ये समझनी है कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। देखो बात सिर्फ सिंपल इतनी सी है ना कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, मिनिस्टर के अलावा जो मेंबर होते हैं उसे हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। तो मिनिस्टर के अलावा अगर कोई दूसरे मेंबर है, जैसे सारे के सारे मिनिस्टर तो नहीं होते, आप जानते हो 15% का बार है, 15% ही लोगों को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, मतलब संसद के लोगों को। और इसमें से अगर हम देखें तो जो 15% के अलावा आ गए ना, जो मिनिस्टर नहीं है, जो नॉर्मल एमपी है, वो जब बिल लेके आएंगे तो उसे हम कहेंगे प्राइवेट बिल। उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट बिल। समझ आ रही बात, आसान है ये तो। और अगर पब्लिक बिल है तो मिनिस्टर लेके आएगा। अब नाम में पब्लिक क्यों है, क्योंकि देखो जनता से जुड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से मिनिस्टर से एसोसिएट करके हम इसे देखते हैं। उसके बाद ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को दिखाता है। बट ये प्राइवेट बिल जो है प्राइवेट मेंबर लेकर के आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट ऑन पब्लिक मैटर को रिफ्लेक्ट नहीं करता डायरेक्टली। और अब देखो पब्लिक बिल जो है ये मिनिस्टर लेके आ रहा है तो ज़्यादा चांस है कि ये पास हो जाएगा, बट प्राइवेट बिल जो है प्राइवेट मेंबर लेके आ रहे हैं तो कम चांस है पास होने का। अब एक बात समझना बहुत जरूरी, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू रेजिग्नेशन। बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई पब्लिक बिल लाया गया, अगर कोई मिनिस्टर बिल लेके आया तो, और अगर ये हाउस में पास नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो इस केस में रेजिग्नेशन में ठीक है, यहाँ पे ये बात है ना कि रेजिग्नेशन भी गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर ये हाउस में रिजेक्ट हो जाता है, दैट मीन्स पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पे सवाल आ गया, और इस वजह से रिजाइन भी करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। बट प्राइवेट बिल के केस में ऐसा है ही नहीं, कोई इम्प्लीकेशन नहीं है पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस में, है ना। तो यहाँ पे कोई रेजिग्नेशन वाली बात नहीं है। समझ आ गई बात, फिर से बता रहा हूँ। देखो पब्लिक बिल प्राइवेट बिल में मेजर जो फर्क है वो यही कि प्राइवेट जो पब्लिक बिल है वो जनता के फेथ के साथ आ रही है, क्योंकि मिनिस्टर लेके आ रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर ये पास नहीं हुआ ना, अगर ये पास नहीं हुआ तो बहुत चांसेस हैं कि गवर्नमेंट को रिजाइन भी करना पड़ सकता है। और एक चीज़ और, 7 डे का नोटिस लग रहा है ना। बट यहाँ पे आप देखो प्राइवेट बिल के केस में तो 1 मंथ का नोटिस लग रहा है, क्योंकि मिनिस्टर तो लिमिटेड है, तो इस वजह से 7 डेज की नोटिस लग रही है। बट यहाँ पे प्राइवेट मेंबर कोई भी किसी भी तरह का अननेसेसरी बिल भी ला सकते हैं, है ना। तो इस वजह से कम 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा ताकि उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जा सके। लॉजिक से समझेंगे हम, फिर से समझो। देखो पब्लिक बिल जो है वो 1 वीक पहले आपको बताना है कि हम पब्लिक बिल लेके आने वाले हैं, मतलब आपको यानी मिनिस्टर को बताना है। बट यहाँ पे प्राइवेट मेंबर को 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं तो देखो जो हर एक ऑर्डिनरी बिल है उसे 5 स्टेज से पास होना पड़ता है, तभी वो इंस्टीट्यूट बुक में अपना नाम पाएगा, यानी तभी वो लॉ बनेगा। जो फर्स्ट रीडिंग है,
सबसे पहले समझना कि जो फर्स्ट रीडिंग है जिसे हम इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं, ये इधर हाउस में लाया जा सकता है। मतलब ये जो बिल है ना, ऑर्डिनरी बिल, नाम से समझ आ रहा है, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, तो या तो ये लोकसभा में लाया जाएगा या फिर ये राज्यसभा में लाया जाएगा। तो इस केस में जो बिल है वो मिनिस्टर लेके आएंगे या फिर कोई दूसरे मेंबर भी ला सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है। तो ऑर्डिनरी बिल है तो कोई भी ला सकता है, मिनिस्टर के अलावा जो मेंबर है वो भी ला सकते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि जो भी मेंबर, मान लो आप एमपी हो, आप एक बिल लाना चाहते हो, तो आपको पहले हाउस का लीव लेना पड़ेगा। लीव का यहाँ पे कॉन्सेंट मतलब है ना, ये देखो, द मेंबर सीक्स लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल। लीव का मतलब यहाँ पे क्या, कॉन्सेंट, यानी सहमति लेनी पड़ेगी पहले हाउस की। और इसके बाद आप देखो तो जब हाउस आपको सहमति दे देगी, कॉन्सेंट दे देगी कि आप बिल ला सकते हो, तो उस हिसाब से फिर ये टाइटल और ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा कि किस टाइटल, किस नाम से बिल लाया जाएगा। और इस केस में ना, इस केस में कोई भी डिस्कशन बिल में नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग है ना, ये इंट्रोडक्शन स्टेज है। और बाद में आप देखो तो जो बिल है वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाता है। और अगर ये इंट्रोडक्शन से पहले ही बिल गैजेट में आ गया तो यहाँ पे लीव ऑफ द हाउस नेसेसरी ही नहीं है। फिर से समझाता हूँ, देखो सिंपल सी बात यह है, गैजेट आपको समझना होगा। गैजेट क्या है, आप एक तरह से नोटिफिकेशन कह सकते हो। अगर कोई बिल लाया जा रहा है तो उसे गैजेट में पब्लिश किया जाता है। अब सवाल यह है कि गैजेट में पब्लिश कब किया जाए। मान लो आपने हाउस की परमिशन नहीं ली, उससे पहले ही आपने गैजेट में से पब्लिश कर दिया, तो अब हाउस की परमिशन लेने की नीड ही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि जब आपने गैजेट में नोटिफाई कर दिया है, दैट मीन्स हाउस की परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ये बात ज़रूरी है, इसे समझना इंपॉर्टेंट है। और जो इंट्रोडक्शन है बिल का और जो पब्लिकेशन है वो ही फर्स्ट रीडिंग में शामिल होता है। तो फर्स्ट रीडिंग क्या है? फर्स्ट रीडिंग इज नथिंग बट गैजेट का पब्लिकेशन और बिल का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे देखो कोई डिस्कशन वगैरह नहीं हो रहा है। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, सिर्फ बिल लाया गया है। पहले बिल लाया जाएगा तब तो उस पर आगे चल के चर्चा होगी ना। फिर देखो आप, तो ये फर्स्ट रीडिंग है जो मैंने बताया, इंट्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग। पब्लिकेशन कहाँ पे? पब्लिकेशन इन गैजेट, ठीक है। पब्लिकेशन का मतलब यहाँ पे गैजेट से ही है, क्योंकि गैजेट में ही पब्लिकेशन होता है। और ये मैं लिख देता हूँ। अब आप देखो इसमें कि जब हम सेकेंड रीडिंग की बात कर रहे हैं तो डिटेल्ड स्क्रूटनी स्टेज है। तो सेकेंड जो रीडिंग है ना, इसमें ना केवल बिल को, द बिल रिसीव नॉट ओनली द जनरल बट ऑल्सो द डिटेल्ड स्क्रूटनी। तो यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल में डिटेल्ड डिस्कशन हो रहा है। अब देखो कैसे डिस्कशन हो रहा है, तो एक है जनरल डिस्कशन का स्टेज, यानी इसमें क्या होगा, जो प्रिंटेड कॉपीज हैं बिल की, देखो बिल आया क्या, उसकी जो कॉपीज है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, है ना, हार्ड कॉपी इसकी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। और जो बिल के प्रिंसिपल हैं और जो उनके प्रोविजंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। बट यहाँ पे बिल के डिटेल्स डिस्कस नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल्स, प्रोविजंस जो भी उस बिल में होगा ना, उनके पॉइंटर्स डिस्कस किए जाएंगे। तो इस स्टेज में जो हाउस है वो कोई 4 एक्शन ले सकती है। मतलब क्या 4 एक्शन ले सकती है? पहला तो ये कि इट में टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम फिक्स डेट। मतलब यहाँ पे बिल को डायरेक्टली कंसिडरेशन के लिए ले लिया जाए, या फिर एक कमिटी बैठा दी जाए कि भाई इस बिल को अब कमिटी देखेगी, है ना, सेलेक्ट कमिटी, या फिर ज्वाइंट कमिटी के लिए भी रेफर किया जा सकता है। सोचो सेकेंड स्टेज में ही, सेकेंड रीडिंग में ही जो ज्वाइंट कमिटी है उसकी बात लाई जा सकती है। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए, क्योंकि एट द एंड पार्लियामेंट का फेथ जनता में, तो जनता से भी पूछा जा सकता है सेकेंड स्टेज में कि भाई आप पब्लिक ओपिनियन दो, यानी हम जैसे आम जनता बताएं इस चीज़ को कि ये बिल सही है या गलत है। देन इसके बाद देखो जो सेलेक्ट कमिटी है उनमें हाउस के मेंबर होंगे जहाँ पे बिल ओरिजिनेट हुई है। और जो जॉइंट कमिटी है, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हो, जॉइंट कमिटी का मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर्स शामिल होंगे। देन कमिटी स्टेज है। तो जो पहला स्टेज था वो जनरल डिस्कशन का स्टेज था, अब कमिटी स्टेज है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यूजुअल प्रैक्टिस है वो सेलेक्ट कमिटी को रेफर की जाती है। मतलब ये जो कमिटी बिल को बहुत अच्छे से देखेगी, एक एक क्लॉज चेक करेगी, उसके बाद उनके प्रोविजंस को अगर चाहे तो अमेंड भी कर सकती है, बट मेजर प्रिंसिपल को नहीं बदलेगी। एक बार स्क्रूटनी और डिस्कशन हो गया, देन कमिटी रिपोर्ट द बिल बैक टू द हाउस। फिर इसके बाद देखो कंसिडरेशन स्टेज है, यानी जब बिल मिल गया ना सेलेक्ट कमिटी से, तो उसके आप प्रोविजन देखे जाएंगे बिल के क्लोज बाय क्लोज, हर एक क्लोज को डिस्कस किया जाएगा, उस पर वोटिंग होगी, है ना, मेंबर्स उसके बाद अमेंडमेंट वगैरह भी ला सकते हैं। और अगर ये एक्सेप्ट होता है, मान लो कोई बदलाव लाया गया, मान लो एमपी का ग्रुप है वो मिलकर बोलता है ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ साबित हो गई तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो जो अमेंडमेंट्स है वो भी उस बिल का पार्ट बन जाएंगे।
ठीक है, जो मेंबर है वो अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं, है ना, और अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो बिल का पार्ट बन जाएंगे। तो ये क्या है, कंसीडरेशन स्टेज, मतलब यहाँ पे विचार किया जा रहा है, ये कमिटी स्टेज है, यानी कमिटी को सौंपा जा रहा है बिल कि आप भाई अब एक बार आप चेक कर लो क्लोज बाय क्लोज कहाँ क्या चीज़ें चेंज करनी है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है ना, ये फाइनल अप्रूवल स्टेज है, यानी यहाँ पे इस स्टेज में जो डिबेट है वो एक्सेप्शन और रिजेक्शन की बात पे आ गया है, मतलब या तो ये एक्सेप्ट होगा या तो ये रिजेक्ट होगा, यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एज अ बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा, कोई अमेंडमेंट अलाउड नहीं है क्योंकि ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। और इसका रीजन सिंपल है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इस बिल के वो तो पहले ही स्क्रूटनाइज कर दिए गए हैं सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज में ही चीज़ें देख ली गई हैं कि क्या बदलना है, कैसे चेंज करना है ना। और अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट कर देती है बिल को तो बिल पास हो गया, बधाई हो, है ना। तो बिल जब पास हो गया तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद ये सेकंड हाउस में पहुंच जाएगा, मतलब एक हाउस का काम खत्म बिल को लेके, है ना। अगर ये लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा का काम खत्म, थर्ड रीडिंग के बाद वो राज्यसभा में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये पार्लियामेंट के द्वारा ये आप कह सकते हो उस पर्टिकुलर हाउस में ये पास हो गया है। देन इसके बाद बिल सेकेंड हाउस में जाएगा, जैसे मैंने बताया फर्स्ट हाउस में तो पास हो गया, अब सेकेंड हाउस में क्या होगा, उसमें भी 3 स्टेज आएंगे, है ना, उसमें भी 3 स्टेज आएंगे, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। इसमें भी 4 अल्टरनेटिव हैं, क्या, पास द बिल विदाउट अमेंडमेंट, मतलब कुछ बदलाव ही ना किया जाए, है ना, और फर्स्ट हाउस को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाए। दूसरा तो ये हो सकता है कि इट में पास द बिल एज सेंड बाय द फर्स्ट हाउस, मतलब बिना कोई अमेंडमेंट के, जो मैंने आपको बताया। और दूसरा ये है कि इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट, मतलब कुछ बदलाव किया जाए एंड देन वापस फर्स्ट हाउस को भेजा जाए। तो पास द बिल विद अमेंडमेंट एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस, मतलब कुछ बदलाव किया जाए। ये बिल आया, लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा ने ये कहा कि ये पर्टिकुलर चीज़ बदलनी चाहिए। देखो ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो कुछ अमेंडमेंट कर दिया गया, फिर ये वापस भेजा गया लोकसभा में। या फिर रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, मतलब बिल को ही रिजेक्ट कर दिया जाए कि ये बिल आएगा ही नहीं इस पर्टिकुलर हाउस में, मतलब इस पर्टिकुलर हाउस की ये मंजूरी है कि इस बिल को निरस्त कर दिया जाए, मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं वो बिल को, है ना। उसके बाद चौथा ये कि इट में नॉट टेक एनी एक्शन, इस वजह से बिल पेंडिंग रह जाएगा। तो अगर चाहे लोकसभा से पास होकर के ऑर्डिनरी बिल आ रहा है तो राज्यसभा चाहे तो बिना कोई एक्शन लिए उस बिल को पेंडिंग में डाल सकती है। और अगर क्या हो कि सेकेंड हाउस बिल को पास कर देती है बिना अमेंडमेंट के, या फिर फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट कर लेती है सेकेंड हाउस के अमेंडमेंट्स को, तो इसका मतलब दोनों हाउस में बिल पास हो गया, बधाई हो। उसके बाद सिंपली प्रेसिडेंट के पास ये जाएगा और ये बिल एक्ट बन जाएगा। अगर फर्स्ट हाउस रिजेक्ट करती है जो भी अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं सेकेंड हाउस के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो सेकेंड हाउस ऑल टुगेदर बिल को ही रिजेक्ट कर देती है, सेकेंड हाउस कहती है कि ये बिल ही हमारी तरफ से रिजेक्टेड है, तो उस केस में क्या होगा कि सेकेंड, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि सेकेंड हाउस कोई एक्शन ही नहीं ले रही है 6 महीने तक, तो उसे हम कहेंगे डेडलॉक। उसे हम क्या कहेंगे, डेडलॉक। तो डेडलॉक कैसे बनता है, देखो डेडलॉक कैसे बनता है, अगर सेकेंड हाउस बिल को रिजेक्ट कर देती है, या फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस की अमेंडमेंट्स को नहीं मानती है, या सेकेंड हाउस कोई एक्शन ही नहीं लेती, मतलब ठंडे बस्ते में बिल को डाल देती है, पेंडिंग डाल देती है, तो उस केस में डेडलॉक बन जाता है। और जब डेडलॉक बना तो प्रेजेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला लेंगे कि आप लोग बैठ करके बात कर लो, क्योंकि सेकेंड हाउस जो है वो एग्री ही नहीं कर रहा है। सेकेंड हाउस तो कह रहा है भाई बिल के इस पार्ट में अमेंडमेंट लेके आओ, बट फर्स्ट हाउस कह रही है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, तो बन गया डेडलॉक। या ऐसा हो कि सेकेंड हाउस ने बिल को ही रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी क्या बन गया, डेडलॉक। या ऐसा हो 6 महीने तक कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो वो क्या बन गया, डेडलॉक। तो ये 3 सिचुएशन में डेडलॉक अराइज हो सकती है। फिर प्रेजेंट सम्मन कर सकते हैं ज्वाइंट सीटिंग को ऑफ बोथ हाउसेस, और अगर बिल सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव हो गया ज्वाइंट सीटिंग में, जिसकी अभी हम बात करेंगे डिटेल में ज्वाइंट सीटिंग के बारे में, तो उस केस में वो बिल पास हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि ज्वाइंट सीटिंग में सिंपल मेजोरिटी लगती है, पहली बात आपने सीखी। दूसरा क्या सीखा कि अगर सेकेंड हाउस बिल को रिजेक्ट कर देता है, या फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस की बात नहीं मानता, उनके अमेंडमेंट्स नहीं मानता, या सेकेंड हाउस 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेता, तो डेडलॉक बन जाएगा। बहुत अच्छे से पॉइंटर मैंने लिख दिया, आप इजीली इसे समझ सकते हो कि कब ज्वाइंट सीटिंग की बात आ सकती है, या यूं कहें कि डेडलॉक कब बन सकता है। तो डेडलॉक तब बन सकता है 3 कंडीशन में जो हमने डिस्कस करा। अब जो मैंने आपको बात बताई वही है कि प्रेजेंट असेंट दे सकते हैं, रोक सकते हैं, बिल को रिटर्न कर सकते हैं, एक्सेप्ट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। और अगर बिल अगेन पास हो जाता है बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेजेंट को असेंट देना ही होता है ना। तो इस केस में प्रेजेंट के पास केवल सस्पेंसिव वीटो ही है ना, ऑर्डिनरी बिल के केस में। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको समझने हैं कि या तो बिल को वो सहमति दे देंगे प्रेसिडेंट, या कहेंगे कि हम अपने सहमति को विद होल्ड करके रख रहे हैं, रोक के रख रहे हैं, या फिर वो बिल को वापस भेज देंगे।
है ना, या फिर वो क्या करेंगे, बिल को वापस भेज देंगे रिकंसिडरेशन के लिए। तो ये सिंपल सी बात थी ऑर्डिनरी बिल के केस में। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक्सट्रीम क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो हम बेयर एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर समझ लेते हैं। देखो आर्टिकल 107 जो है वो इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स के प्रोविजन से रिलेटेड है। तो अभी क्या है कि इसमें वही चीज़ें बता रहे हैं कि बिल अगर पार्लियामेंट में पेंडिंग हो तो लैप्स होगा या नहीं, वो वाले क्वेश्चन अभी हम करेंगे, है ना। इस पर बहुत सवाल आते हैं। इसके बाद ज्वाइंट सीटिंग अभी हम जस्ट कवर करने वाले हैं। मैं जस्ट आपको ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ, 108 में है ना। ये सारे कंडीशन अभी समझेंगे। इसके बाद स्पेशल प्रोसीजर है मनी बिल को लेके, मतलब क्या क्या कंडीशन बनती है मनी बिल के बारे में। फिर ये मनी बिल की डेफिनेशन है 110 में, है ना। तो मनी बिल की डेफिनेशन है। फिर 111 में एसेंट टू बिल्स है, जब बिल पास जाता है फिर क्या क्या कंडीशन बनती है उस चीज़ को लेके। तो ये सारे आर्टिकल्स हमें समझने हैं। अब ये देखो मनी बिल की हम बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 110 जब इसे ऐसे लिखते हो तो ये देखो मनी बिल बन सकता है। ये जस्ट अ स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर, वैसे तो आपको याद ही होगा, है ना, मनी बिल। तो जो मनी बिल है ये, इसमें जो स्पेसिफिकली आर्टिकल 110 है 110, ये इनके डेफिनेशन की बात करते हो। तो अगर वो कहेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल डिफाइंड है तो आंसर होगा यस, इट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110। और ये क्या बताते हैं, इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल, यानी एक बिल मनी बिल माना जाएगा अगर इसमें ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर। किन किन मैटर से ये डील करता है वो देखो, कौन कौन से मैटर हैं इसमें। तो इसमें पहला ये है इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, है ना। यानी ये टैक्स वगैरह से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो इम्पोज करना है या फिर या अबोलिश करना है या रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, इन सब चीज़ों से ये जुड़ा हुआ है। देन इसके बाद आप देखो तो ये कह रहे हैं कि एक बार देख लो ये दोबारा 110 में ना, हाँ, मनी बिल के डेफिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 110 में, तो इसमें क्या क्या मुद्दे हैं, ये कौन सा सवाल था, अच्छा ये हमने तो हाल ही में डिस्कस करा था ना। आए दिन ये पूछते ही रहता है कि डिफाइन करता है नहीं एंड ऑल अदर थिंग्स। तो देखो इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन एंड ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, मतलब ये मनी बिल की डेफिनेशन है। अगर टैक्स का कोई मुद्दा है तो वो क्या है, वो मनी बिल से जुड़ा हुआ है। देन इसके बाद रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी में, यानी उधारी लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये सब मुद्दे हैं। देन इसके बाद कस्टडी ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड या कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब इन फंड से पेमेंट वगैरह विड्रॉ कर रहे हैं। then appropriation of money out of the consolidated fund, then declaring of any expenditure to be expenditure charged on consolidated fund or the increasing amount of any such expenditure, मतलब समझ आ रहा है कि consolidated fund के खर्चों की बात कर रहे हैं। then receipt of money on account of consolidated fund or the public account or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of union or state, या कोई भी मैटर जो स्पेसिफाइड है इन क्लोज ए टू एफ। अब मनी बिल क्या नहीं है उसकी बात कर रखी है। बिल सेल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन और अदर पेक्यूनियरी पेनल्टीज। पेक्यूनियरी पेनल्टीज मतलब मॉनेटरी फाइन, ठीक है। पेक्यूनियरी मतलब होता है मनी या फाइनेंशियल मैटर से जुड़ा हुआ मुद्दा। और फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, और बाय रीजन दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पसेस। देखो क्या कहना चाह रहे हैं ये कि एक बिल को मनी बिल कहते हैं कब हम, मतलब कब नहीं कह सकते हैं, जब वो फाइन्स या पेक्यूनरी पेनल्टी से जुड़ा हुआ, मतलब मान लो किसने कोई ऑफेंस करा, अब उस पर फाइन लगा, मॉनेटरी फाइन, तो मनी बिल के दायरे में नहीं आएगा। या फिर आप देखो तो लाइसेंस या सर्विसेज रेंडर्ड के लिए, मान लो ड्राइविंग लाइसेंस है या गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आप परचेज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपने जो पेमेंट करी ना वो मनी बिल का पार्ट नहीं है ना। लोकल अथॉरिटीज़ ने, मान लो म्यूनिसिपैलिटी ने टैक्स लगाया या लोकल बॉडी ने कुछ लेवाई लगाया, तो उस केस में जो टैक्स लगाए गए लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा वो भी मनी बिल का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। अगर भले ही ये बिल बता रहा है कि मनी इन कॉन्टेक्स्ट में पैसे निकल रहे हैं या फिर पैसे आ रहे हैं, तो ये मनी बिल का पार्ट नहीं होंगे, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए। ठीक है, 3 बातें यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि क्या मनी बिल का पार्ट नहीं है। पहला तो ये कि जो फाइन या पेक्यूनरी पेनल्टीज होंगे, आप देख रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है ना ये मनी बिल, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, पेनल्टीज। दूसरा है यहाँ पे फीस फॉर लाइसेंस और सर्विस रेंडर्ड, और तीसरा है टैक्सेस इम्पोज्ड बाय लोकल अथॉरिटी। ये 3 जो है मनी बिल का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, नॉट मनी बिल।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये जो मुद्दे हैं वो तो हमने देखा कि क्या क्या मनी बिल का पार्ट है और क्या नहीं है, वो भी देखा हमने। उसके बाद देखो, अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो उस केस में जो स्पीकर का डिसीजन है वो फाइनल होगा। लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा। बार बार पूछते हैं ये, तो ध्यान रखना बहुत अच्छे से। देखो, लोकसभा की मर्जी चलती है मनी बिल में, या यूं कहें कि लोकसभा का आप कह सकते हो डोमिनेंस है। इसका रीजन बताता हूँ। जो स्पीकर का डिसीजन है उसे आप कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं कर सकते इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इवन बाय द प्रेसिडेंट। बहुत ही बड़ी बात है ये। मतलब आप देखो तो स्पीकर को अल्टीमेट पावर मिल गई है। और जब मनी बिल ट्रांसमिट होता है राज्यसभा में, तो उस केस में भी आप देखो, फॉर रिकमेंडेशन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट द स्पीकर एंडोर्सेस इट एज अ मनी बिल। तो स्पीकर बताते हैं कि मनी बिल है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोसीजर बात की गई है कि किस तरीके से पास होगा। मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता ओनली इन लोकसभा। देखो, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, बट मनी बिल को केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे, यानी प्रेसिडेंट की सलाह के बाद। ठीक है। और एवरी सच बिल इज कंसिडर्ड अ गवर्नमेंट बिल। समझ भी आ रहा है लॉजिक। और इसे केवल मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस पे बहुत विवाद होता है कि बहुत बार मनी बिल किसने इंट्रोड्यूस करा है, यानी प्राइवेट मेंबर्स ने। और आप अगर लोकसभा की वेबसाइट देखोगे, डेफिनेटली प्राइवेट मेंबर्स ने इंट्रोड्यूस करा है। बट यूपीएससी ने अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है ना, एलडीसी के पेपर में, वहाँ पे भी यही आंसर दिया इन्होंने कि जो मनी बिल है वो मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो मैं टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जा रहा हूँ, मैंने दोनों बातें आपको बता दी। मे भी ऐसा हो कि वो एक्सेप्शनल केस हो, है ना, ये हो सकता है। लोकसभा के रूल बुक के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन होता हो। आई डोंट नो एंड आई डोंट इवन वांट टू डिग अबाउट दिस टेक्निकलिटीज, बट आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि अगर वो पूछें आपसे तो आप इसके साथ जा सकते हो कि मनी बिल केवल मिनिस्टर लेके आते हैं। और इसका लॉजिक अगर आप देखो तो ये समझ आता है ना कि मनी बिल में जनता का फेथ है ना, तो इस हिसाब से ये देखा जाता है, मिनिस्टर लेके आते हैं। बाकी पास्ट में तो देखो लाया तो गया है प्राइवेट में, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ, बट द थिंग इज कि यूपीएससी ने जो सवाल पूछा उसमें ऑफिशियल की में यही दे रखा है। तो इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। अब मनी बिल जब पास हो जाता है ना लोकसभा से, तो फिर ये राज्यसभा में जाता है। और जैसा कि आप जानते हो कि भाई राज्यसभा के पास बहुत ही थोड़ी सी पावर है मनी बिल को लेके। मतलब मैक्सिमम वो 14 दिन तक रोक सकते हैं, उतने में ही उन्हें रिटर्न कर देना है 14 दिन के अंदर। वो रिकमेंडेशन दे या ना दे उसके ऊपर है। और ये भी लोकसभा की मर्जी है कि उनके रिकमेंडेशन को माने या फिर रिजेक्ट कर दें, है ना। दोनों ही केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। मतलब आप देख रहे हो, ज़्यादा 14 दिन तक रोक के रख पा रहे हैं, है ना। 14 दिन के अंदर उन्हें रिकमेंडेशन देनी है, और ये रिकमेंडेशन मानी भी जा सकती है और नहीं भी मानी जा सकती है लोकसभा के द्वारा। अगर लोकसभा कोई रिकमेंडेशन मान लेती है तो फिर माना जाएगा कि इस मॉडिफाइड फॉर्म में जो ये बिल है मनी बिल, ये पास हो गया। अगर रिकमेंडेशन नहीं मानी गई तो भी जो बिल है वो पास माना जाएगा बाय बोथ द हाउसेस, है ना, इन द फॉर्म ओरिजिनली पास बाय द लोकसभा। यानी लोकसभा ने जैसे बिल भेजा था, ये बिल भेजा, इसमें कुछ चेंज करके राज्यसभा ने भेजा, अब ये चेंज नहीं माने गए, तो ओरिजिनल फॉर्म में जो बिल था वही पास्ड माना जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है राज्यसभा के मुकाबले इन केस ऑफ मनी बिल। अगर राज्यसभा बिल को रिटर्न नहीं करती 14 दिन के अंदर तो क्या होगा, तो अगेन ये पास माना जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से लोकसभा के पास ज़्यादा पावर, जैसा कि हमने देखा। और ऑर्डिनरी बिल के केस में इक्वल पावर है। और जब एक मनी बिल प्रेसिडेंट को प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, तो उस केस में या तो वो एसेंट दे सकते हैं या फिर अपना एसेंट रोक सकते हैं, बट वापस रिटर्न नहीं कर सकते हैं, है ना। और जनरली प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो मनी बिल है वो लोकसभा में आप देखते हो कि प्रेसिडेंट से पूछ करके, यानी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही लाया जाता है। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में देखो डिफरेंस क्या है। तो ऑर्डिनरी बिल जैसा कि हमने देखा, अदर देन मैटर कवर्ड इन द मनी बिल, फाइनेंस बिल, है ना। और मनी बिल जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर रिलेटिंग टू मनी, जैसे इम्पोजिशन, अबोलिशन ऑफ टैक्सेस, बोरोइंग वगैरह। इंट्रोडक्शन तो हमने देखा कि लोअर हाउस, अपर हाउस, यानी लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, बट जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस में ही लाया जा सकता है। यानी यूं कहें कि ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है ना, और मिनिस्टर ही लेके आते हैं, जैसा कि हमने देखा। फिर इसके बाद रिकमेंडेशन की हम बात करते हैं। जो ऑर्डिनरी बिल है इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नेसेसरी नहीं है, बट यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है। और इसी वजह से हमने देखा कि यूजुअली मनी बिल जब फाइनल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए पहुँचता है, सहमति के लिए, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट यूजुअली एग्री करते हैं, क्योंकि उनसे पूछ करके ही लाया जाता है।
देन इसके बाद प्रेजेंट की पावर हम देखते हैं तो प्रेजेंट अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं बिल को, बट यहाँ पे प्रेजेंट अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब रिटर्न नहीं कर सकते हैं मनी बिल को, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राज्यसभा अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, रिकमेंडेशन भी दे सकती है, बट जो मनी बिल है उस केस में केवल और केवल रिकमेंडेशन कर सकती है 14 दिन के भीतर ही, और इसके बाद अगर लोकसभा चाहे तो उन रिकमेंडेशन को मान सकती है, नहीं भी मान सकती है। इसके हमने देखा राज्यसभा मैक्सिमम 6 महीने तक रोक सकती है, बट यहाँ सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद देखो अगर बिल लोअर हाउस यानी लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुआ है तो स्पीकर की अप्रूवल है, ये रिक्वायर्ड नहीं है जब अपर हाउस में पहुंचती है तो, बट यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे जो अप्रूवल है लोकसभा की वो रिक्वायर्ड होती है। ज्वाइंट सीटिंग ऑब्वियसली डेडलॉक के केस में ज्वाइंट सीटिंग लगेगी, बट यहाँ पे ये नहीं लग सकती, मनी बिल के केस में ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है, और इसका रीजन और लॉजिक अभी हम समझने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ऑर्डिनरी बिल है अगर ये मिनिस्टर लेके आते हैं और इस ऑर्डिनरी बिल की डिफीट हो जाती है मिनिस्टर के लाने के बाद, तो गवर्नमेंट में रिजाइन, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है, मे वर्ड है यहाँ पे। और मनी बिल के केस हमने देखा कि अगर ये डिफीट हो जाता है तो गवर्नमेंट रिजाइंस, ठीक है। फाइनेंशियल बिल के केस में देखते हैं हम क्या चीज़ें हैं। देखो फाइनेंशियल बिल पहले आप समझिए टर्म क्या है। फाइनेंशियल बिल टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फाइनेंशियल बिल है, अगर ये जो मैंने बनाया है ओवल शेप्ड, अगर ये फाइनेंशियल बिल है तो इसी के अंदर फाइनेंशियल बिल 1 आते हैं, फाइनेंशियल बिल 2 आता है और मनी बिल आते हैं। तो जो फाइनेंशियल बिल है वो ऐसे बिल होते हैं जो फिजिकल मैटर यानी पैसे से रिलेटेड मैटर से डील करते हैं, जैसे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फाइनेंशियल बिल टर्म को टेक्निकल सेंस में यूज करा है। फाइनेंशियल बिल 3 तरह की होती हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। मनी बिल हमने समझा, फाइनेंशियल बिल 1 और 2 की बात करते हैं। देखो ये तो हमने समझा कि मनी बिल एक फाइनेंशियल बिल का ही रूप है। फाइनेंशियल बिल 3 तरह के, जिसमें से एक तरीका है मनी बिल का, है ना। तो जितने भी मनी बिल हैं, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल। क्यों? क्योंकि कुछ फाइनेंशियल बिल 1 भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल बिल 2 भी हो सकते हैं। समझ आ गई बात यहां तक? तो ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये देखो कि ओनली दोज फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल विच कंटेन एक्सक्लूसिवली दोज मैटर विच आर मेंशन इन आर्टिकल 110। जैसा कि हमने देखा मनी बिल की डेफिनेशन 110 में दे रखी है, तो अगर इन मैटर से वो डील करती है तो मनी बिल है। इसके अलावा स्पीकर को ये पावर है कि वो बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं, जबकि फाइनेंशियल बिल 1 और 2 जो है ये 117 में डिफाइंड है। फाइनेंशियल बिल 1 की बात करते हैं। बात समझना बहुत जरूरी है, आर्टिकल 110 के मुद्दे तो हैं ही, नॉट ओनली एनी और ऑल द मैटर बट ऑल्सो अदर मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। तो इसमें जनरल लेजिस्लेशन के मैटर भी शामिल हो सकते हैं। जैसे एक बिल जिसमें बोरोइंग क्लोज है बट एक्सक्लूसिवली बोरोइंग से नहीं डील करता है, वो भी फाइनेंशियल बिल 1 का पार्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ केसेस में ये मनी बिल के सिमिलर है, जैसे दोनों को ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, राज्यसभा में नहीं, पहली बात। दूसरा ये कि केवल प्रेजेंट की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होता है। यहां तक बात समझ आई? तो इन एस्पेक्ट्स में हमने देखा कि फाइनेंशियल बिल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत मनी बिल के सिमिलर है, बट कुछ चीज़ों में डिफरेंट भी है। जैसे ऑर्डिनरी बिल के जैसा ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एप्लीकेबल होता है इसमें, है ना। यानी ऑर्डिनरी बिल के केस में हमने देखा कि राज्यसभा इसे अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है, वैसे ही फाइनेंशियल बिल को भी राज्यसभा अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। Except that an amendment other than for reduction or abolition of a tax cannot be moved in Rajya Sabha or in Lok Sabha without the recommendation of President। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या कह रहे हैं, एक मुद्दा ऐसा है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये एक्सेप्शन समझना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन ये है कि एन अमेंडमेंट अदर देन फॉर रिडक्शन और अबोलिशन, यानी अगर आप इसे इस तरह से सोचो कि कोई अमेंडमेंट है जिसमें टैक्स के इंपोजिशन की बात है या फिर इंक्रीज ऑफ टैक्स की बात है, तो इनमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लगेगा, ठीक है। कोई भी अमेंडमेंट जिसमें इंपोजिशन ऑफ टैक्स या फिर इंक्रीज ऑफ टैक्स की बात है तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। बट एक्सेप्शन ये है कि कोई अमेंडमेंट ऐसा है जो टैक्स को रिड्यूस कर रहा है या अबॉलिश कर रहा है, तो वहां पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं लगेगी।
प्रेजेंट की रिकमेंडेशन नहीं लगेगी। अब लॉजिक समझ लो, लॉजिक तो समझ ही सकते हो। देखो टैक्स वगैरह बढ़ाना तो एक तरह से आप बोलो कि एक ऐसा मुद्दा जिसमें प्रेजेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है, बट अगर आप टैक्स को कम कर रहे हो, अबॉलिश कर रहे हो, तो प्रेजेंट की रिकमेंडेशन क्या ही रिक्वायर्ड होगी, है ना? समझ आ गया ना, ये एक्सेप्शन है। तो यह पढ़ लो दोबारा, एक्सेप्ट दैट एन अमेंडमेंट अदर देन रिडक्शन और अबोलिशन ऑफ अ टैक्स कैन नॉट बी मूव्ड इन राज्यसभा और इन लोकसभा विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट। मतलब अगर आप टैक्स को रिड्यूस या अबोलिश कर रहे हो तो फिर उस केस में रिकमेंडेशन प्रेजेंट की नहीं लगेगी, और अगर आप इंक्रीज कर रहे हो या फिर इम्पोज कर रहे हो टैक्स को तो वहां पे लगेगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मूविंग एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिडक्शन और अबोलिशन ऑफ टैक्स। एक एक लाइन पे क्वेश्चन बना, अभी जस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा और क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, सवाल अगला ये कि क्या ज्वाइंट सीटिंग आप बुला सकते हो, या मनी बिल के केस में जिस तरह से ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाती है, क्या वैसे ही फाइनेंशियल बिल 1 के केस में नहीं बुलाई जा सकती? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा है कि प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल बिल 1 के केस में। तो अभी सिविल सर्विस में रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो भी हम देख लेंगे। व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही सी कैन ईदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विदहोल्ड हिज असेंट और रिटर्न द बिल, क्योंकि ये नॉर्मल बिल, ऑर्डिनरी बिल के जैसा एक्ट कर रहा है। तो दो केसेस में ये मनी बिल के ऐसा एक्ट कर रहा था कि केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा में नहीं, और केवल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे, बट बाकी केसेस में ऑर्डिनरी बिल के ऐसा काम कर रहा है। अब देखो फाइनेंशियल बिल 2, ये बहुत आसान है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मुद्दा है, यानी जब एक्सपेंडिचर जो इन्वॉल्व है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो वाले प्रोविजंस इसमें इंक्लूडेड हैं, बट आर्टिकल 110 के जो मैटर्स है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इस वजह से इसे ऑर्डिनरी बिल के ऐसा ट्रीट करते हैं। ऑल रिस्पेक्ट में इट इज गवर्न बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विच इज एप्लीकेबल टू एन ऑर्डिनरी बिल। तो एक्जैक्टली ऑर्डिनरी बिल के जैसा ये बिल काम करता है। एक लौता खास फीचर ये है कि इट कैन नॉट बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस द प्रेजेंट हैज रिकमेंड। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट की रिकमेंडेशन लगेगी, है ना? यहाँ पे प्रेजेंट की रिकमेंडेशन लगेगी, फाइनेंशियल बिल 1 के केस में भी लगेगी और मनी बिल के केस में भी लगेगी, ऑर्डिनरी बिल के केस में बस नहीं लगेगी। Hence, a financial bill 2 can be introduced in either house of parliament and recommendation of president is not necessary for introduction. Financial bill 2 जो है ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इधर हाउस में, और रिकमेंडेशन यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है? रिकमेंडेशन इज नॉट नेसेसरी। इन अदर वर्ड्स, द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द इंट्रोडक्शन स्टेज बट इज रिक्वायर्ड एट द कंसिडरेशन स्टेज। इट कैन ईदर बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल के ऐसा काम कर रहा है। अगर डिसएग्रीमेंट हुआ तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। जब बिल प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट को, तो ही और सी कैन ईदर गिव हिज एसेंट और विदहोल्ड हिज और हर एसेंट और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो देखो जो मनी बिल है वो लोकसभा में केवल इंट्रोड्यूस होगी, फाइनेंशियल बिल 1 जो है ये भी केवल लोकसभा में, और जो फाइनेंशियल बिल 2 है ये लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह पे इंट्रोड्यूस हो सकती है। उसके बाद देखो ये केवल मिनिस्टर ही लेके आएंगे, है ना? और ये भी केवल मिनिस्टर, यहाँ भी मिनिस्टर के केस है। अपर हाउस का रोल क्या है? तो देखो रिटर्न विद और विदाउट रिकमेंडेशन विद इन एन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज, है ना? मैक्सिमम 14 डेज के लिए रोक सकती है, बट यहाँ पे रिजेक्ट और अमेंड भी कर सकती है फाइनेंशियल बिल के केसेस में। स्पीकर का रोल क्या है? तो अथॉरिटी टू इंडोर्स अ बिल एज अ मनी बिल, जैसा कि आप जानते हो स्पीकर के पास की पावर है। ये आर्टिकल 110 के मैटर है, यहाँ पे जनरल लेजिस्लेशन भी है अलग से, और यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के मुद्दे, बट एक्सेप्ट मैटर्स अंडर आर्टिकल 110। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी ही लगेगी। और प्रेसिडेंट का रोल क्या है? तो देखो प्रायर जो परमिशन है ना, ये रिक्वायर्ड है यहाँ भी और यहाँ भी, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पे कंसीडरेशन स्टेज में लगेगा, है ना, जैसा कि हमने देखा। और इसके बाद इधर गिव और विदहोल्ड हिज एसेंट और रिटर्न द बिल, यहाँ भी हमने वही देखा, बट यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते मनी बिल के केस में, या तो रिजेक्ट करो या तो एसेंट दो। उसके बाद डेडलॉक जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है मनी बिल के केस में, जैसा कि आप जानते हो, बट फाइनेंशियल बिल 1 और 2 के केस में ज्वाइंट सिटिंग लग सकती है। एक सवाल पूछा गया था, वो पहले करते हैं ताकि चीज़ें लिंक रहें, अभी जैसे जो हमने समझा उसके केस में। ये रिसेंटली पूछा गया था सिविल सर्विस में, काफ़ी सारे सवाल हैं वैसे तो फाइनेंस बिल के ऊपर। ये सवाल देखो, पहले 2023 का है, पहले अटेम्प्ट कर लेना। क्या कह रहे हैं? जब लोकसभा ट्रांसमिट करती है फाइनेंस बिल को, फाइनेंस बिल या फाइनेंशियल बिल जो भी आप कह लो, तो उस केस में अमेंड और रिजेक्ट कर सकते हैं ये। तो हमने देखा कि हाँ राज्यसभा इसमें अमेंड और रिजेक्ट कर सकती है ना? जब लोकसभा ट्रांसमिट करती है मनी बिल को राज्यसभा में, तो अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती, केवल रिकमेंडेशन दे सकती। हाँ मनी बिल के केस में ये तो खास बात है। और अगर डिसएग्रीमेंट हुआ तो कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं है मनी बिल के लिए, बट नेसेसरी हो जाता है फाइनेंस बिल के लिए। देखो यार नेसेसरी तो कुछ नहीं, जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं होगी, उनकी इंटेंशन नहीं होगी, तब तक ज्वाइंट सीटिंग नहीं लगाई जा सकती। तो ओनली 2 यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन बी। समझ आ गई बात?
अब बात करते हैं ज्वाइंट सिटिंग की। तो ज्वाइंट सिटिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। और देखो किन कंडीशन में ये डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है जिसके आप प्रेसिडेंट को ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है। अगर बिल रिजेक्ट कर दिया जाए बाय द अदर हाउस, अगर बिल फाइनली डिसएग्री हो जाए एज टू अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, या 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड पास हो जाए। तो ये आप जानते ही हो किन केसेस में ज्वाइंट सिटिंग लगाई जा सकती है। एक तो आपकी ऑर्डिनरी बिल के केस में या फाइनेंशियल बिल के केस में। जब हम बात करते हैं मनी बिल के तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं अप्लाई हो सकता है। ठीक है, खास बात है। और मनी बिल के केस में पता है लोकसभा के पास ओवर राइडिंग पावर है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो प्रत्येक हाउस में सेपरेटली पास करना होता है। देन अगर बिल ऑलरेडी लैप्स हो गया है ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा तो ज्वाइंट सिटिंग सम्मन नहीं की जा सकती। बट अगर ज्वाइंट सिटिंग हेल्ड हुई है इफ द लोकसभा इज डिजॉल्व्ड आफ्टर द प्रेजेंट इज नोटिफाइड हीज और हर इंटेंशन टू समन एज द बिल डज नॉट लैप्स। तो ये लैप्स वाले केस में हम पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। और जब प्रेजेंट नोटिफाई करते हैं अपने इंटेंशन को कि ज्वाइंट सिटिंग बुलानी है तो फिर फर्दर उस पर्टिकुलर बिल में कोई भी हाउस आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग वाली बात आ गई ना। तो अब आप बिल को क्यों प्रोसीड करोगे। अब देखना एक खास बात यहाँ पे दिखाता हूँ, बेयर एक्ट में ये मेंशन है, कई बार पूछ लेते हैं वो। ज्वाइंट सिटिंग का मुद्दा जैसा कि आप जानते हो कि मनी बिल का जो मुद्दा 109 में है और ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है वो 108 में है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 3 केसेस हैं, बिल इज़ रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, या फाइनली डिसएग्रीड हो जाए अमेंडमेंट्स को लेकर, या 6 महीने का टाइम पीरियड हो जाए पास हो जाए, तो प्रेजेंट में अनलेस द बिल हैज़ इलेप्स बाय रीजन, जो बातें अभी हमने पढ़ी। अब यहाँ पे एक खास बात है, अगर प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं तो ये देखो है ना, ये देखो कि ज्वाइंट सिटिंग में बी हेल्ड अंडर दिस आर्टिकल एंड अ बिल पास देयर एट नॉट विद स्टैंडिंग दैट अ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज इंटरवीन सिंस द प्रेसिडेंट नोटिफाइड हीज इंटेंशन टू समन, है ना। तो यहाँ पे इंटेंशन वाली बात है, जो वर्ड मेंशन है कि प्रेसिडेंट के इंटेंशन के बेस पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। अब ये बात खास क्यों है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कई बार, तो कई बार वो इस तरह से सवाल पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, है ना, इसमें इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। तो यहाँ पे क्या लगेगी, प्रेजेंट की इंटेंशन लगेगी, सेटिस्फेक्शन, इंस्ट्रक्शन या कॉन्सेंट। तो आंसर क्या होगा, इंटेंशन। तो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, है ना। फिर आप देखो LDC के पेपर में ही पूछा गया, यहाँ पे इंटेंशन वर्ड को इन्होंने यूज करा था। अभी इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम लोग। देन इसके बाद जो बात है ज्वाइंट सिटिंग की, तो आप जानते ही लोकसभा के स्पीकर प्रिजाइड करते हैं, और अगर वो एब्सेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे। बट अगर डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो उस केस में राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, चेयरमैन नहीं, क्योंकि चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो डिप्यूटी चेयरमैन प्रिजाइड करेंगे। तो या तो स्पीकर करेंगे, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर करेंगे, अगर डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो उस केस में डिप्यूटी चेयरमैन करेंगे राज्यसभा के, ठीक है। और अगर ये भी एब्सेंट है तो एनी पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर प्रेजेंट एट द ज्वाइंट सिटिंग प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग। तो जो राज्यसभा के चेयरमैन प्रिजाइड नहीं करते क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। अब कोरम की बात करें, देखो 1/10 होता है कोरम हमेशा, है ना। जो ज्वाइंट सिटिंग है गवर्न होती है बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा नॉट बाय द राज्यसभा। तो यहाँ पे भी ओवर राइडिंग पावर है लोकसभा को। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। If the bill in dispute is passed by a majority of total number of members of both the houses present and voting in joint sitting, the bill is deemed to have been passed। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब बिल डिस्प्यूट में है और टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड है प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वो पास माना जाएगा, है ना। और नॉर्मली लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विन्स, क्योंकि आप जानते हो लोकसभा का नंबर ज़्यादा है। और इस हिसाब से जब ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं तो न्यू अमेंडमेंट्स टू द बिल बी प्रपोज एक्सेप्ट इन 2 केसेस कैन नॉट बी प्रपोज। यानी सिंपल सी बात है, जब कोई बिल है, ठीक है, बिल में अगर कुछ बदलाव करना है तो बदलाव नहीं किया जा सकता, केवल 2 ही केसेस में ये बदलाव किए जा सकते हैं। पहला ये कि उन्हीं अमेंडमेंट से, दोज अमेंडमेंट दैट हैव कॉज फाइनल डिसएग्रीमेंट, मतलब जिन अमेंडमेंट के कारण डिसएग्रीमेंट हुआ, या फिर ये नेसेसरी हो जाता है ड्यू टू द डिले इन पैसेज ऑफ द बिल। 1950 से हमने देखा कि ज्वाइंट सिटिंग की जो बात है वो केवल 3 बार ही है ना, 3 बार ही ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है। डॉरी प्रोहिबिशन बिल के केस में, बैंकिंग सर्विस कमीशन जिसे रिपील करना था उसके केस में, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के केस में, जो कि 2002 में आती है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, देखो गवर्नमेंट बिल के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि मिनिस्टर हैज़ टू गिव 7 days नोटिस टू इंट्रोड्यूस द बिल, CISF का क्वेश्चन है। दूसरा कह रहे हैं बिल
कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस इफ इट इज नॉट सर्कुलेटेड एटलीस्ट 3 days बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन। मतलब अगर ये इंट्रोडक्शन से एटलीस्ट 3 days पहले लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं शामिल है तो बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तीसरा कह रहा है स्पीकर हैज द डिस्क्रिप्शन टू अलाउ इंट्रोडक्शन विदाउट प्रायर सर्कुलेशन, बिना प्रायर सर्कुलेशन के भी स्पीकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चौथा, बिल अंडरगोज 3 रीडिंग। देखो इसमें से क्या क्या सही है, इसमें से ये तो आप जानते हो 3 रीडिंग होता है, तो या तो आंसर बी होगा या फिर डी। बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना, राइट। अब हमें बस थर्ड वाला चेक करना है, तो क्या थर्ड सही है? देखो बिल्कुल सही है। स्पीकर के पास डिस्क्रिप्शन तो होता ही है, ये तो हम जानते ही हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ही ये बात लिखी है कि स्पीकर मे परमिट द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल विदाउट प्रायर पब्लिकेशन और सर्कुलेशन, है ना। तो इस हिसाब से 3 भी सही है। आंसर निकल के आ चुका है हमारा, डी होगा 1, 3 एंड 4। आई होप आपका ये क्वेश्चन सही हुआ। जो सेकेंड है वो गलत है, क्योंकि कह रहे हैं कि बिल कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस। अगर ये नहीं है तो फिर अगर मतलब एटलीस्ट 3 दिन पहले सर्कुलेट नहीं हुआ तो इससे लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं शामिल करोगे। देखो ये बात गलत है, ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट बिल को सर्कुलेट ही करना होता 3 दिन पहले। सिंपल सी बात है कि जब गैजेट में प्रायर पब्लिकेशन हो गया है तो डेफिनेटली फिर हो सकता है ना ये, यानी ये इंक्लूड हो सकता है लिस्ट ऑफ बिजनेस में, है ना, गैजेट वाली बात जो हमने पढ़ी थी। तो इस हिसाब से दूसरा गलत है, पहला तो बिल्कुल सही है, यानी 7 days का नोटिस देना पड़ जाता है, और ये चीज़ भी हमने पढ़ी है। अब अगला क्वेश्चन देखो मनी बिल के बारे में, ये JKPSC से पूछा गया। पहला कह रहे हैं कि राज्यसभा में अकर नहीं हो सकता, मतलब इनका इंट्रोडक्शन। दूसरा कह रहे हैं कि राज्यसभा के पास अमेंड और रिजेक्ट करने की पावर नहीं। तीसरा कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर है मनी बिल का, इसमें ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन। तो देखो 3 गलत है, ज्वाइंट सीटिंग की कोई भी बात मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं देखने को मिलती है। दैट मीन्स यहाँ पे तीसरा गलत है। सो आंसर क्या है? ऑप्शन ए 2, यानी जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है मनी बिल के बारे में, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में 2025 में पूछा गया है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहला कह रहे हैं कि मनी बिल पास बाय द लोकसभा शेल बी रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 14 days विद इट्स रिकमेंडेशन। 14 दिन के अंदर मतलब राज्यसभा को पास करना है, उसे रिकमेंडेशन के साथ भेजना है। दूसरा कह रहे हैं लोकसभा शेल अग्री टू द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। यहीं पे स्टेटमेंट आधा पढ़ते ही समझ आ गया गलत है, लोकसभा को अग्री करने की नीड नहीं है, वो डिसअग्री भी कर सकती हैं। तो इन्होंने कहा करेक्ट बताना है, तो 2 हटा देंगे, ये हटा, ये हटा, ये भी हटा, आंसर आ गया ए 1 ओनली। तीसरा कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर, गलत बात है ये तो, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर के पास ऐसी कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं देखने को मिलती है, स्पीकर के पास समहाउ ज़्यादा पावर है, बट ये बात तीसरे सेंस में जो कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर, ये गलत होता है। इजी है। तो अगला देखो, मनी बिल कैन नॉट बी सेंट बैक फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब वापस नहीं भेज सकते हो पुनर्विचार के लिए। ये बात सच है, क्योंकि पहले ही पूछ लिया जाता है, तो इस हिसाब से ये सही देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है मनी बिल हैव नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सीटिंग, सही है। तीसरा कह रहा है डिफीट ऑफ ऑर्डिनरी बिल व्हेन इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर मे लीड टू द रेजिग्नेशन। कितनी बार ये हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है ये, है ना। अगर ये मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल ही क्यों ना हो, अगर उसकी हार हो जाती है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है। तो आंसर क्या होगा? डी 1, 2 एंड 3। अगला देखो, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल्स के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि पासिंग ऑफ पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल इज गवर्न्ड बाय द सेम प्रोसेस, मतलब एक ही प्रोसेस से गवर्न होते हैं। दूसरा कह रहे हैं मिनिस्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं प्राइवेट बिल को। तीसरा कह रहा है 1 month नोटिस इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट बिल इन द हाउस, मतलब 1 महीने की नोटिस लग जाती है। यहाँ पे क्या सही होगा? देखो पहला तो सही, आप जानती हो सेम प्रोसेस है, यानी जो 3 स्टेज हैं, 3 जो स्टेज है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, इससे गुजरना होता है, तो इस हिसाब से पहला सही है। दूसरा जो कह रहे हैं प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, सॉरी एक मिनिस्टर जो है वो प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। देखो ये बात तो सही है, जो प्राइवेट मेंबर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में डिफाइंड होता है, जो मिनिस्टर नहीं है ना। तो जो मिनिस्टर है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं प्राइवेट मेंबर के बिल को। अगर कोई भी बिल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली पब्लिक बिल बन जाता है ना। समझ आ रही है बात? तो क्योंकि वो मिनिस्टर हैं ऑलरेडी, तो जो भी बिल लेकर आएंगे वो पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल के नाम से जाना जाएगा। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट है ना वो क्या है, मिनिस्टर कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट बिल के सही हो जाता है। तीसरा कह रहे हैं 1 महीने की नोटिस लगी, ये भी सही है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये बात मेंशन है कि प्राइवेट मेंबर बिल के लिए 1 महीने की नोटिस और गवर्नमेंट बिल के लिए 7 दिन की नोटिस लगती है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी बिल के बारे में। पहला कह रहे हैं दे कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर द प्रेजेंट रिकमेंडेशन। दूसरा कह रहा है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर। तीसरा कह रहा है स्पीकर डिसीजन टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट। तो तीसरा भी सही है।
और दूसरा भी सही है, मनी बिल को मिनिस्टर लेके आते हैं ना। और जो पहला है वो भी सही है क्योंकि प्रेजेंट की रिकमेंडेशन लगती है। तो आई गेस यहाँ पे तीनों सही है ना, तीनों सही है। सो आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 117 डील्स विथ ऑल 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल। दूसरा कह रहा है फाइनेंशियल बिल 1 कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। तीसरा, ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। देखो ये है फाइनेंशियल बिल, इसी के अंदर फाइनेंशियल बिल 1 आता है, फाइनेंशियल बिल 2 आता है और मनी बिल भी आते हैं। यानी ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। तो तीसरा सही है। उसके बाद जो दूसरा कह रहा है कि फाइनेंशियल बिल कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, तो देखो बिल्कुल सही है ये, है ना। ये इंट्रोड्यूस होती है फाइनेंशियल बिल जो ये इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में ऑन प्रेजेंट रिकमेंडेशन, बट अनलाइक अ मनी बिल द राज्यसभा इज फुल पावर, है ना, वो अमेंड रिजेक्ट वगैरह कर सकती हैं, ज्वाइंट सीटिंग भी पॉसिबल होती है। तो सेकंड भी यहाँ पे सही है। पहला कह रहे हैं 3 तरह का आर्टिकल 117 में, देखो आई गेस ये बात बिल्कुल गलत है। गलत इस सेंस में है क्योंकि जो 3 तरह के फाइनेंशियल बिल है जिसमें से मनी बिल 110 में है, बाकी के दोनों आर्टिकल 117(1) और 117(3) में है। फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 और ये रहा मनी बिल, है ना, ये तीनों के आर्टिकल हो गए। तो इस वजह से पहला गलत है, 110 को तो छोड़ ही दिया इन्होंने। तो 2 एंड 3 होगा आंसर बी। ऐसे क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है। अगला देखिए, बाय विच टाइम गवर्नर हैज़ टू रिटर्न ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। तो कितना टाइम लिमिट मिलता है गवर्नर को। देखो यहाँ पे गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 200 में ये बात मेंशन है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसे। आर्टिकल 200 में जब कोई बिल पास होता है बाय स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये प्रेजेंट क्या आता है गवर्नर को, तो गवर्नर असेंट दे सकते हैं, गवर्नर विदहोल्ड कर सकते हैं या गवर्नर रिटर्न कर सकते हैं बिल को, इफ़ नॉट अ मनी बिल ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते ना। तो आर्टिकल 200 में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, तो इस हिसाब से गवर्नर कैन रिटर्न द बिल एट एनी टाइम सिंस नो टाइम लिमिट इज मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पासिंग ऑफ अ मनी बिल द राज्यसभा इज लिमिटेड पावर इन दैट इट शैल रिटर्न द बिल विद और विदाउट एनी रिकमेंडेशन विद इन द स्टैप्यूलेटेड टाइम ऑफ। तो एनडीए का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस फैंसी वर्ड्स यूज करा है, 14 दिन के अंदर रिटर्न करना होता है, तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट बताना है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। पहला कह रहा है 109 में स्पेशल प्रोसीजर की बात है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। दूसरा कह रहा है मनी बिल सेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरा कह रहा है राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। तीसरा कह रहा है अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। कैसी बात कर रहे हैं, है ना, हैव टू बी एक्सेप्टेड वाली बात तो है नहीं, वो चाहे लोकसभा तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। तो चौथा गलत है, तो ये हट गया। मेरे ख्याल में यहाँ पे तीसरा सही है, तो तीसरा सही या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। पहला चेक करना है 109 में क्या स्पेशल प्रोसीजर है, तो इसका जवाब है बिल्कुल, हमने पढ़ा है ये 109 में स्पेशल प्रोसीजर की बात की गई है, 110 में मनी बिल की बात है ना, और ज्वाइंट सिटिंग की बात 108 में है। 109 में देखो स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल, इसी वजह से कहते हैं बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ना है हमें, है ना, और इसी वजह से हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं बेयर एक्ट्स को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी होगा 1, 2 एंड 3। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2024 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला सिविल सर्विसेज 2023 का क्वेश्चन है। इसमें ना बिल के ऊपर क्वेश्चन है, बट ये तीसरा वाला स्टेटमेंट है, बाकी दोनों इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो देखो पहला कह रहे हैं ना कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वोट बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑल एक्ट डन बाय हिम और हर इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ हिज और हर ऑफिस बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवैलिड। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, जो डिसीजन लिए गए हैं वो क्यों इनवैलिड होंगे। दूसरा कह रहा है इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस। देखो ऐसा अगर हम करेंगे तो फिर तो बार बार पोस्टपोन ही करना पड़ेगा इलेक्शन को, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होते हैं। तीसरा कह रहा है जब बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो उन्हें एक टाइम लिमिट दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नर प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तीसरा भी यहाँ पे गलत हो जाता है, तो आंसर होगा डी नॉन। अब ये क्वेश्चन देखिए राज्यसभा के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, तो ये बात तो सही है। देखो मनी बिल के केस हमें पता है वो रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकते हैं, तो पहला सही है, तो पहला सही है यानी ये हट गया। दूसरा कह रहा है राज्यसभा कैन नॉट वोट द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। तीसरा कह रहा है राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, डिस्कस क्यों नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो डिस्कस करते ही हैं बजट को। तो तीसरा जो है वो गलत है, तो तीसरा गलत है, तो हमारे आंसर में तीसरा नहीं आना चाहिए, तो ये हट गया।
उसके बाद चौथा कह रहे हैं इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस रिगार्डिंग वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट द डिसीजन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा शैल नॉट बी फाइनल। तो ये भी सही है, हमें पता है कि लोकसभा के स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, ना कि राज्यसभा के चेयरमैन का। चौथा सही है, चौथा सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, इन दोनों में ही है, बस दूसरा चेक करना है। क्या ये वोट कर सकते हैं? देखो राज्यसभा वोट नहीं कर सकते डिमांड ऑन ग्रांट्स को, ये सिर्फ लोकसभा ही वोट कर सकती है इस पर आर्टिकल 113। तो आंसर जो है वो क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4, क्योंकि ये सेकंड भी सही है। फिर ये सवाल देखना, CDS 2012 में पूछा गया कि राज्यसभा के पावर में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, सही बात है। राज्यसभा इज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड, सही बात है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी हमने पढ़ा कि जो बजट है वो राज्यसभा में डिस्कस किया जाता है, तो तीसरा गलत है। चौथा कह रहा है राज्यसभा इज नो पावर टू वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट। तो अभी देखो ये वाला जो सवाल है असम पीसी से जो पूछा गया 2022 में, CDS 2012 में, तो काफ़ी सिमिलर है, राइट। तो PYQs करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो आंसर यहाँ पे सी होगा। टॉपिक्स को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप समझ सकते हो जब हम PYQs कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑल्टरनेटिव आर प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट। तो हमें पता है कि 3 तरह के ऑल्टरनेटिव होते हैं, कि या तो वो अपना एसेंट दे दे बिल को और इस तरह से वो लॉ बन जाए, या फिर वो रिटर्न कर दे बिल को फॉर रिकन्सिडरेशन, और इसके बाद वो विदहोल्ड भी कर सकते हैं। तो 3 तरह के हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी बिल के बारे में कह रहे हैं कौन सा प्रोविजन नहीं है। पहला कह रहे हैं इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड, इम्पोजिशन ऑफ फाइन बाय लोकल अथॉरिटी। देखो अगर आपको याद हो तो लोकल अथॉरिटी वाली जो बात हमने पढ़ी, ये मनी बिल में शामिल नहीं होगी, है ना, ये बात साफ तौर से है, हमारे बेयर एक्ट में मेंशन है, और ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं वापस से इस चीज़ को रिकॉल करवाऊँ तो ये देखो, आप जब मनी बिल के केस में पढ़ते हैं आर्टिकल 110 में, तो यहाँ उन्होंने बता रखा है कि कौन सी बात मनी बिल नहीं होगी। तो ओनली दैट इट प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन और अदर पेक्यूनरी पेनल्टीज, है ना, और द डिमांड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस सर्विसेज रेंडर, और बाय रीजन दैट इट प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी। तो ये शामिल नहीं होगा, नॉट टू बी डीम्ड, है ना, ये मनी बिल का पार्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा यहाँ पे, इस हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल शामिल हैं, और इसमें जो चौथा कह रहे हैं कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड, ये सारा कुछ प्रोविजन है, बट मनी बिल के केस में ये लोकल अथॉरिटी वाली बात सही नहीं है, क्योंकि ये मेंशन है डायरेक्टली कि ये शामिल नहीं होगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, CDS में पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है मनी बिल सेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, सही बात है, ये तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगी। दूसरा कह रहा है राज्यसभा इज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, सही बात है। राज्यसभा इज रेस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा, एंड नॉट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। और अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कह रहे हैं कि ये रेस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा को, ना कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को। और चौथा कह रहे हैं कि हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा हैज स्पेशल पावर टू विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट कंपेयर टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब इनके पास स्पेशल पावर है जब स्टेट लिस्ट की बात आती है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे जो डी है ना वो गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ जो हाउस ऑफ द पीपल है, यानी जो लोकसभा, उनके पास कोई स्पेशल पावर है स्टेट लिस्ट में, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है, और ये बात बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है कि राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है स्टेट लिस्ट को लेके। और ये चीज़ स्पेसिफिकली आर्टिकल भी आपको याद रखना होगा, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है 249, ठीक है। 249 आर्टिकल में ये बात मेंशन है कि राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट, और इनमें लाइक आर्टिकल 249 ऑथराइजेज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, है ना, नेशनल इंटरेस्ट के केस में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर दी गई है। और बाकी जो तीनों हैं वो सही हैं, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा को, तो ये बात सही है। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उनके पास कोई पावर नहीं होता रिजेक्ट करने का राज्यसभा के पास, ये बात तो हमने कितनी बार पढ़ रखी। और मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता, मतलब ABC सही है, बट डी जो है वो गलत है। चौथा देखिए, सर्टेन बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस और प्रोसीडेड विद अनलेस द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना मिले तब तक कुछ बिल को इंट्रोड्यूस या प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। हाउएवर नो रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड इन सम अदर केसेस, कुछ केसेस में कोई रिकमेंडेशन नहीं लगता है। तो
कौन सी केस में रिकमेंडेशन नहीं लगेगी प्रेसिडेंट की? पहला कह रहा है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल एंड फॉर मूविंग अमेंडमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैटर, यानी फाइनेंशियल मुद्दों में, तो इस तरह से इनमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी प्रेसिडेंट की सहमति की। दूसरा कह रहा है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया और ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। उसके बाद कह रहा है फॉर मूविंग ऑफ एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिडक्शन और अबोलिशन ऑफ एनी टैक्स। देखो आई होप आपको याद आ गया होगा, जब हमने ये बहुत अलग से पढ़ा, मतलब बहुत ध्यान देकर के पढ़ा कि जब भी बात आएगी रिडक्शन और अबोलिशन ऑफ टैक्स की, तो इस चीज में स्पेशल रिकमेंडेशन, अलग से प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, है ना। तो आंसर यहाँ पे सी है। और इसके अलावा जो चौथा कह रहे हैं द फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल और मूविंग ऑफ एन अमेंडमेंट अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड, तो ये बात भी सही है। इनमें भी स्पेशल रिकमेंडेशन है खास तौर से प्रेसिडेंट की, वो रिक्वायर्ड होती है। बट जब टैक्स को रिड्यूस या अबॉलिश करने की बात होती है तो वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसका रीज़न, लॉजिक सब कुछ हमने समझा है। एक बार अगर आप फिर से चाहो रिकॉल करना तो मैं ये रिकॉल करवा देता हूँ। देखो ये मैंने आपको बताया अलग से कि जब रिड्यूस और अबॉलिश करने की बात है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं लगेगी, बाकी इम्पोजिशन और इंक्रीज करने के केस में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। तो ये वाली बात से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर लिया गया, जैसा कि आप देख सकते हो पॉलिटी में एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये सवाल देखो, अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट हैज एनी प्रोविजन डीलिंग विद इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, इम्पोजिशन ऑफ फाइन और अदर पेक्यूनरी पेनल्टीज, और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। देखो अगर आपको याद आ गया हो, है ना, मनी बिल के केस में हमने ये पढ़ा है अलग से। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो जब हम इसकी बात कर रहे हैं पेक्यूनरी पेनल्टीज़ वगैरह की, है ना, इम्पोजिशन और फाइन्स ऑफ और अदर एनी पेक्यूनरी पेनल्टीज़, इसके अलावा हम जब देख रहे हैं कि फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड, तो ये दोनों चीज़ें मनी बिल का पार्ट नहीं है ना, ये दोनों मनी बिल का पार्ट नहीं है। सो दैट मीन्स क्या होगा, ये जो 3 और जो 4 है ये मनी बिल का पार्ट नहीं है, तो 3 और 4 को हम हटा देंगे तो हमारा आंसर आ गया ए 1 और 2 ओनली। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए 1 और 2 ओनली। CDS का क्वेश्चन है, इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। फिर ये देखो जॉइंट सीटिंग की जब ये बात कर रहे हैं तो टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक, तो जॉइंट सीटिंग जो है वो किस केस में बुलाया जा सकता है, तो मनी बिल के केस में तो नहीं, अमेंडमेंट बिल के केस में भी नहीं, अप्रोप्रिएशन बिल के केस में भी नहीं, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में बुलाया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, रिटर्निंग बैक एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्निंग बैक अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा या समनिंग ऑफ द सेशन ऑफ राज्यसभा। तो देखो मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते जैसा कि आप जानते हो, या तो उन्हें पास करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा। तो आंसर क्या होगा, बी। आई होप आपके सारे सवाल ठीक हो रहे होंगे, है ना। फिर ये क्वेश्चन देखो, कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल या मनी बिल। तो मनी बिल जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होती, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। तो अगर राज्यसभा अमेंड करती है मनी बिल को तो क्या होगा। पहला कह रहे हैं लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। तो आई गेस यही बिल्कुल सही है, लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे राज्यसभा के रिकमेंडेशन को, है ना, मनी बिल के केस में। बाकी कह रहे राज्यसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, ऐसा नहीं है, सेंड कर सकती है राज्यसभा को, नहीं ये वाली बात भी नहीं है। प्रेजेंट ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुला सकते मनी बिल के केस में, तो ये भी गलत है। जब ज्वाइंट सीटिंग की बात आती है तो ये किस तरह से पास होता है, देखो मैंने आपको बताया है सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, लोकसभा को लीड मिलती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेंबर्स हैं। दूसरा कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल इनेबल द अडॉप्शन ऑफ अ मनी बिल दैट वाज वंस पास बाय लोकसभा बट वाज अमेंडेड बाय राज्यसभा। तो सेम तरह का सवाल है, तो इस केस में क्या होगा, इट विल गो टू द प्रेजेंट, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर राज्यसभा थोड़ा बहुत चेंज भी करती है, सजेस्ट करती है, रिकमेंड करती है, तो उस केस में इट विल डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ लोकसभा पासेस अगेन, है ना। लोकसभा अगर अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को मान लेती है राज्यसभा के रिकमेंडेशन को, तो वो पास माना जाएगा। ज्वाइंट सीटिंग तो नहीं बुलाई जाएगी मनी बिल के केस में। 2/3 वाली बात जो कह रहे हैं कि मेजोरिटी लगेगी, लोकसभा को पास करना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी के साथ, वो वाली बात भी यहाँ पे गलत देखने को मिलेगी। दूसरा कह रहे हैं मनी बिल जो लोकसभा के द्वारा पास होता है वो राज्यसभा कितने वीक्स तक रोक सकती है, तो 14 दिन तक रोक सकती है, यानी 2 हफ्तों तक, 2 वीक्स तक। CDS का क्वेश्चन है। देन आप ये देखो कौन सा करेक्ट नहीं है।
पहला कह रहे हैं राज्यसभा रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल के केस में, तो आई गेस ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा डेफिनेटली रिकमेंड कर सकती है। दूसरा कह रहा है राज्यसभा अमेंड कर सकती है, बदल सकती है मनी बिल को। और तीसरा कह रहा है राज्यसभा कैन डिले द पासिंग ऑफ अ मनी बिल अप टू अ मैक्सिमम 14 डेज, ये भी सही है कि 14 दिन तक रोक सकती है, डिले कर सकती है। और राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे सही आंसर बी है। देखो ऊपर वाले सवाल में इन्होंने कहा है कि अगर ये पढ़ो आप, है ना, ये वाला, अगर मनी बिल अमेंड करती है राज्यसभा तो क्या होगा। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है ना कि अमेंड के लिए सजेस्ट करती है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी, नहीं तो आप कहो कि यहाँ पे आपने कह दिया कि राज्यसभा अमेंड कर सकती है, बात गलत आप बता रहे हो। तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती है मनी बिल को, क्योंकि अमेंडिंग पावर उनके पास नहीं है। बट ये बात बिल्कुल सही हो कि अमेंड के लिए रिकमेंड कर सकती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमें बदलनी है। यहाँ पे लोकसभा के ऊपर है, चाहे वो माने या ना माने। फिर ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन कैन नॉट बी मेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्डनरी बिल। तो ऑर्डनरी बिल के केस में दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, दैट द बिल बी सर्कुलेटेड फॉर एलिसिटिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए वो सर्कुलेट किया जा सकता है। दैट द बिल बी रेफर टू अ सेलेक्ट कमिटी, सेलेक्ट कमिटी के लिए रेफर किया जा सकता है। चौथा, दैट द बिल बी रेफर टू अ ज्वाइंट कमिटी ऑफ द हाउस विदाउट कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस। नहीं, ये बात इन्होंने गलत कह दी। ज्वाइंट सिटिंग बुलाई तो जा सकती है ऑर्डनरी बिल के केस में, पर दूसरे हाउस की भी तो सहमति लेनी होगी ना, दूसरे हाउस की कॉन्करेंस चाहिए। तो इस वजह से डी गलत हो जाता है। बाकी तो हमने पढ़ा ये, हाँ, जनता के ओपिनियन के लिए भी है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग में हमने पढ़ा है ये सारी चीज़ें। कौन सा करेक्ट नहीं है मनी बिल को लेके। पहला कह रहे हैं इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, तो सही बात है ये तो। दूसरा कह रहे हैं डिप्यूटी स्पीकर कैन ऑल्सो सर्टिफाई अ मनी बिल इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉलिंग वैकेंट, अगर खाली है पद स्पीकर का तो उस केस में डिप्यूटी स्पीकर भी सर्टिफाई कर सकते हैं, सही बात है। तीसरा कह रहा है स्पीकर्स ऑथोरिटीज फाइनल एज टू वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ये भी सही है ना, स्पीकर की अथॉरिटी फाइनल होती है। चौथा कह रहे हैं इट कैन बी रेफर टू अ ज्वाइंट कमेटी, नहीं ये गलत है, मनी बिल के केस में ज्वाइंट कमेटी नहीं बुलाई जा सकती। तो आप देख रहे हो एक ही सवाल वो बार बार पूछ रहे हैं, एग्जाम भी आप पढ़ सकते हो, CDS CAPF हर एग्जाम में पूछ रखा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए CAPF का है, कह रहा है बिल इज डीम टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विद, तो किनके साथ, द इम्पोजिशन ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, द रेगुलेशन ऑफ द बोरिंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, द कस्टडी ऑफ कॉन्सुलेटरी फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन अदर पेनल्टीज और फॉर द डिमांड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। ये तो रट गया होगा आपको कि ये तो मनी बिल का पार्ट नहीं है, तो 4 तो नहीं आएगा, बाकी तीनों है, तो आंसर ए है। एक ही तरह के सवाल वो बार बार पूछ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, एक एक लाइन आप पढ़ सकते हो बेयर रेट से, है ना। ये देखो ये वाली जो बात है, कॉन्सुलेटरी फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कस्टडी क्या नहीं शामिल है, तो फीस फॉर लाइसेंस, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो CAPF का है 2013 का, कह रहा है अगर कोई बिल है उससे एक्ट बनना है तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा। पहला दोनों हाउसेस से पास होगा, दूसरा प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना है, प्राइम मिनिस्टर को साइन करना है पार्लियामेंट की रेटिफिकेशन के बाद। प्राइम मिनिस्टर क्यों साइन करेंगे, प्रेसिडेंट साइन करेंगे ना, तो ये तो हट जाता है 3, तो अच्छा 3 हटाने से आंसर आ जा रहा है, तो ए होगा 1 और 2, यानी चौथा भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू अप्रूव, देखो ये एक्ट वगैरह की बात है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट क्यों ही होगा। मनी बिल के बारे में आपको गलत वाला स्टेटमेंट बताना है। पहला कह रहे इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल है। तो देखो स्पीकर के डिसीजन वाली जो बात है अब वो बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहे हैं डेडलॉक अगर लग जाए तो प्रेसिडेंट सम्मन कर सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग को, ये गलत है, मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं आती, तो आंसर यहाँ पे सी है, क्योंकि हमें गलत बताना है। चौथा कह रहा है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल नहीं लाया जा सकता। तो अब तो ये क्वेश्चन अब बहुत ही माइक्रो मिनी सेकेंड्स में सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कह रहे हैं कि कौन सा फॉल नहीं करता अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। CAPF का क्वेश्चन है, अमेंडमेंट ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेमेंट ऑफ मनी इनटू कॉन्सुलेटरी फंड, एनी फाइनेंशियल बिल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 117। एनी फाइनेंशियल बिल, जो क्या सारी फाइनेंशियल बिल मनी बिल के अंदर आते हैं, नहीं, तो फिर ये एनी फाइनेंशियल बिल कैसे कह सकते हैं, तो सी गलत है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कॉन्सुलेटरी फंड, तो ये सारे प्रोविजन है आर्टिकल 110 में, ये आप पढ़ सकते हो, लेट मी क्लियर इट, है ना। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है ना, उसके बाद फिर रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आप पढ़ सकते हो। देन कस्टडी ऑफ कॉन्सुलेटरी फंड और कंटिजेंसी फंड, है ना। बट जब मनी के अप्रोप्रिएशन की बात आएगी तो वो कॉन्सुलेटेड फंड से है, ना कि कंटिजेंसी से। जो कस्टडी है वो दोनों के लिए है, कॉन्सुलेटेड और कंटिजेंसी के लिए।
ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिविल सर्विस में ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन्होंने। आज देख लो, यही सवाल आ गया। मनी बिल इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी। नहीं, एप्रोप्रिएशन वाली जब बात है ये तो कॉन्सोलिडेटेड फंड के साथ है, ना कि कंटिजेंसी। तो यही गलत है, तो आंसर होगा सी। बाकी तीनों सही हैं, ये तो पढ़ने की नीड नहीं है। और उसके बाद कह रहे हैं कस्टडी ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, अभी मैंने आपको बताया। चौथा कह रहा है मनी बिल डील्स विद रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब कुछ सही है, जो सी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज का है। अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। गलत बात है ये तो। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या है, जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है, तो ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। देखो बहुत सारे प्राइवेट मेंबर के बिल आते ही रहते हैं, तो पहली बार रिसेंटली लाया गया तो स्टेटमेंट देखते ही गलत आप बता दोगे। तो आंसर होगा डी, नीदर वन नॉट टू। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, पहला कह रहा है नॉट करेक्ट बताना। पहला कह रहा है एप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेस बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इनटू लॉ। नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड एक्सेप्ट अंडर द एप्रोप्रिएशन मेड बाय द एप्रोप्रिएशन एक्ट। फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस बट नो एडिशनल बिल और एक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग चेंजेस इन द रेट ऑफ टैक्सेस विच आर ऑलरेडी अंडर ऑपरेशन। और चौथा कह रहे हैं नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट। ये तो आप जानते हो सही है। दूसरा भी आप जानते ही हो तो सही है, कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसे निकाल रहे हैं तो एप्रोप्रिएशन फंड में एप्रोप्रिएशन लगती है पहले। उसके क्या कह रहा है फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर वो ऑलरेडी अंडर ऑपरेशन है तो ऐसी कोई बात नहीं देखने को मिलती। बट ये जो पहला कह रहा है एप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज बिफोर इट इनेक्टेड इनटू लॉ, ये बात गलत है। लोकसभा में पास होना मैंडेटरी होता है। सो आंसर जो यहाँ पे ए होगा, क्योंकि यही गलत है। तो अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। एप्रोप्रिएशन बिल एक तरह का मनी बिल है, इस वजह से ये लोकसभा में पास होता है। राज्यसभा अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगला देखो, कह रहे हैं कौन सा करेक्ट नहीं है, सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है। ये सारे सिविल सर्विसेज के ही सवाल है, जैसा कि आप देख सकते हो। पहला कह रहा है मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये तो गलत है ना, लोकसभा में लाया जाता है, तो आंसर ए होगा। बाकी स्पीकर फाइनल अथॉरिटी है, सही बात है। राज्यसभा को रिटर्न करना है 14 दिन के अंदर, ये भी सही है। प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते मनी बिल को। फिर अगला क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हेड्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, ओनली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड पैनल ऑफ स्पीकर आर एब्सेंट। देखो चेयरमैन तो नहीं ही चेयर करेंगे, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो ये गलत दे रखा है ना, पहला गलत दे रखा है। दूसरा कह रहा ओनली द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग, हाँ ये सही है, केवल प्रेसिडेंट ही बुलाएंगे, है ना, तो आंसर क्या होगा B2 ओनली। नेक्स्ट यूपीपीसीएस का है, पहला कह रहा है 109 आर्टिकल में जॉइंट सिटिंग की बात है इन सर्टेन केसेस। देखो ज्वाइंट सीटिंग की बात तो 108 में है ना। स्पेशल प्रोसीजर की बात है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल 109 में, और 108 में ज्वाइंट सीटिंग की बात है, तो इस वजह से पहला गलत है। दूसरा कह रहा है स्पीकर प्रिजाइड द ज्वाइंट सीटिंग, तो ये सही है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा C ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये तो हमने देखा ही है। फिर ये वाला सवाल, ज्वाइंट सिटिंग इज रिजोर्टेड टू फॉर रिजॉल्विंग द डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस फॉर पासिंग ईच ऑफ द बिल। मनी बिल में देखो क्या ज्वाइंट सिटिंग लगेगी, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं लगेगी, ऑर्डिनरी बिल के केस में लगेगी, तो आंसर होगा C। सिविल सर्विस का CDS का क्वेश्चन है, बट सिविल सर्विस में भी पूछ रखा है। देखो अगर डेडलॉक बन जाता है ज्वाइंट सिटिंग का, तो किन चीज़ों में, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में, मनी बिल में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। तो आप जानते हो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती, तो आंसर होगा A1 ओनली, है ना। आंसर क्या होगा, A1 ओनली। उसके बाद ये देखो, अगर एक बिल है जो रेफर्ड होता है टू ज्वाइंट सिटिंग, तो ये किस तरह से पास होगा, तो ये सिंपल मेजोरिटी से ही पास होना है ना, तो आंसर होगा A, सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 3/4 वाली बात नहीं, 2/3 भी नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी नहीं। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस तरह का सवाल एनडीए में भी पूछा था, जब ऑर्डिनरी बिल रेफर्ड होता है टू अ जॉइंट सिटिंग, तो उस केस में किस तरह से पास होता है। एनडीए 2011 में ही पूछ रखा था, फिर बाद में 2015 में सिविल सर्विस में पूछ लिया गया, तो एनडीए के 4 साल बाद भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज प्रेजेंट इन वोटिंग, तो यही सही है। यहाँ देखो सिंपल मेजोरिटी एक और जगह दे रखा है, बट ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, नहीं टोटल नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग के बेस पे डिसाइड होगा, है ना, तो आंसर ए होगा।
उसके बाद ये सवाल देखो, ज्वाइंट सिटिंग इज सैंक्शन अंडर आर्टिकल 108, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग वाज हेल्ड इन ईयर 1961। तीसरा कह रहा है सेकंड ज्वाइंट सिटिंग वाज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल। तो ये देख लेते हैं, हमने पढ़ा ये ज्वाइंट सिटिंग वाले टॉपिक में। ये रहा, है ना, 1950 से लेके अब तक और किस तरह से ये चीज़ें चली। तो 1960 में डोरी प्रोहिबिशन बिल पहली बार, है ना, फिर सेकेंड में बैंकिंग सर्विसेज रिपील बिल, फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में। तो इस हिसाब से जो कह रहे हैं ये कि जो फर्स्ट जॉइंट सिटिंग है 1961 में हुई, और तीसरा जो कह रहे हैं सेकेंड जॉइंट सिटिंग जो है बैंकिंग सर्विस कमीशन के लिए, तो ये भी सही है ना, 1961 में लाई जाती है, ये भी सही है। अच्छा, ये उस नाम से मत सोच लेना कि 1960 में लाई गई, वो उस पर्टिकुलर एक्ट की बात है ना, जॉइंट सिटिंग में तो टाइम लगा, तो इस हिसाब से 1961 में पहली बार हेल्ड होती है। तो आंसर डी होगा 1, 2 एंड 3। फिर से समझा दे रहा हूँ, छोटी सी बात है, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें, है ना। ये एक्ट का नाम है 1960, बट ज्वाइंट सिटिंग हुई कब, 1961 में। फिर ये क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं ज्वाइंट सिटिंग जो है किस बेस पे बुलाई जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में तो नहीं बुलाई जाएगी, तो ये तो होगा नहीं आंसर। फिर अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 1 हटा करके, तो हमारे पास बचता है सिर्फ, हमें सिर्फ चेक करना है फोर्थ वाला। तो वैन अ बिल इज पास बाय वन हाउस एंड रिजेक्टेड बाय अदर, डेफिनेटली तब तो ज्वाइंट सिटिंग लगेगी। तो आंसर क्या होगा, बी, 2, 3 एंड 4। सेकंड पढ़ लेते हैं, व्हेन अ बिल हैज़ बीन पेंडिंग विथ वन हाउस फॉर मोर देन 6 मंथ, सही बात है। तीसरा कह रहा है व्हेन बोथ द हाउसेज डिसएग्री ऑन द अमेंडमेंट्स, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एंड राज्यसभा हेल्ड ज्वाइंट सिटिंग टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, सीएपीएफ का क्वेश्चन है। तो डोरी प्रोहिबिशन बिल में बिल्कुल ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल में बिल्कुल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल में भी, और इसके बाद कह रहे हैं लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलेशन एंड रीसेटलमेंट, नहीं इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं थी। तो आंसर होगा सी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर कैन बी अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस फॉर, तो किस केस में, ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। उसके बाद देखो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन इन इंडिया आर चेयर बाय, तो कौन चेयर करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि इट इज़ एन इनेबलिंग प्रोविजन एम्पावरिंग द प्रेसिडेंट टू टेक अ स्टेप फॉर रिजॉल्विंग डेडलॉक। दूसरा, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी अपॉन द प्रेसिडेंट टू समन द हाउस टू मीट इन अ ज्वाइंट सिटिंग, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि बुलाना ही है। तीसरा कह रहे इट इज़ बीइंग नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है। चौथा, इट इज़ फ्रीक्वेंटली रिजॉर्टेड टू स्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए फ्रीक्वेंटली रिजॉर्ट किया जाता है, बुलाया जाता है अक्सर। और देखो ये आप जानते हो दोनों हाउसेस इक्वल है, तो ये बात ही लॉजिकल है ना। और ऐसी तो कोई बात है नहीं कि लोकसभा सुप्रीम दिखाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, भाई डेडलॉक की सिचुएशन बनी है तब बुलाई जा रही है। तो चौथा आप हटा दो, अगर आप हटा रहे हो तो एक ही स्टेटमेंट हट रहा है। नॉन देलेस अगर आप ये समझते हो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ही इस इनिशिएटिव को लेंगे, तो पहला सही है, बस तीसरा चेक करना है कि नोटिफाई करते हैं नहीं, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही नोटिफाई करते हैं। तो आंसर इज बी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन पहले भी ही पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, द कोरम फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग, तो कोरम के बारे में कह रहे हैं। तो कोरम आप जानते हो 1/10 होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। फिर ये देखो, नेम 2 बिल पास इन ज्वाइंट सिटिंग, तो ज्वाइंट सिटिंग में क्या क्या पास हुआ है, डोरी प्रोहिबिशन बिल एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, तो आंसर यहाँ पे ए होगा। फिर ये देखो, ज्वाइंट सिटिंग आर हेल्ड टू, तो किस लिए हेल्ड किया जाता है, कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच द टू हाउसेज डिसएग्री। कॉन्स्टिट्यूशन बिल नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए नहीं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए नहीं। आप जानते हैं ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है, इजी है काफ़ी। नेक्स्ट ये देखिए, किन ग्राउंड में प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, इफ अ बिल पास बाय वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, सही बात है। मोर देन 6 मंथ लेफ्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास बाय, मतलब 6 महीने के लिए डिले कर रखा है, तो दोनों केसेस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। इन राज्यसभा मनी बिल पास बाय द लोकसभा इज रिटर्न टू लोअर हाउस विद द राज्यसभा रिकमेंडेशन, इफ द लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन इट इज डीम्ड टू बी, तो इस क्या माना जाता है कि ये दोनों हाउसेस से पास हो गया है ना, पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा ये तो रिजेक्ट है, तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, ए, पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट।
दूसरा देखो मनी बिल के केस में पहला कह रहे हैं इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर द लोकसभा राज्यसभा, गलत बात है ये तो, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस होता, तो ये दोनों हट गए। बस आपको सेकंड चेक करना है। इट कैन बी रिटर्न बाय द प्रेजेंट, नहीं मनी बिल को रिटर्न नहीं किया था, तो आंसर आ गया डी 3 और 4। प्रेजेंट की कंसेंट लगती है इंट्रोडक्शन से पहले, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। बार बार एक ही चीज़ ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110 क्लॉज 3 कोर्ट हैज़ नो पावर टू डिसाइड। तो आप जानते ही हो कि जो वैलिडिटी होगा ऑफ डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के स्पीकर का जो डिसीजन होगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में, तो इस हिसाब से आंसर सी होगा। इजी क्वेश्चन है। अगला देखो, कह रहे हैं मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न टू द हाउस बाय द प्रेजेंट फॉर रिकंसिडरेशन, सही बात है। प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108 इज एप्लीकेबल टू अ मनी बिल, नहीं ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल पे क्यों अप्लाई होगा, मनी बिल पे ज्वाइंट सिटिंग अप्लाई नहीं होता, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ फाइनेंशियल बिल, अ बिल इफ इनेक्टेड वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो यही आंसर हमने पढ़ा ही है। इसमें कह रहे हैं कंटिजेंसी, नहीं कंटिजेंसी शामिल नहीं होता डेफिनेशन के अंदर, हमने पढ़ा है ये। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस, गलत है, मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जाएगा। प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज हिज एसेंट एंड रिटर्न, नहीं रिटर्न नहीं कर सकते ना मनी बिल को, तो आंसर होगा डी। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि वो मनी बिल है या नहीं, तो किनका डिसीजन फाइनल है, स्पीकर का। एंड सारे ही पेपर में पूछ रखा है इस तरह के सवाल, यूपीपीएससी में पूछा गया। 109 में ज्वाइंट सिटिंग की बात है, नहीं 108 में है, तो आपको रट गया होगा। अगला कहना है ज्वाइंट सिटिंग में भी कॉल टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, देखो ये बात गलत है, अमेंडमेंट बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं लाई जाती है ना, मनी बिल के केस में भी नहीं लाई जाती, ऑर्डनरी बिल के केस में है, तो गलत हो जाता है ये भी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2।